कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज करो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। पीवीआर सिनेमा हॉल है, इसमें टोटल 100 सीट्स है। अब दो केसेस बनते हैं कि ये जो 100 सीट्स हैं इसमें से 8 सीट्स खराब हो गई है और उनके रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा केस बनता है कि 100 सीट्स सही है, हम इसमें 15 सीट्स और ऐड कर रहे हैं, 15 सीट्स और पीवीआर में ऐड कर रहे हैं, तो टोटल सीट्स कितनी हो जाएगी 115। अब देखो, जो हम खर्चा रिपेयर का कर रहे हैं, क्या इससे हमारी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी? 100 सीट तो 100 ही रहेगी, जो खराब है बस उसको क्या करा रहे हैं, सही करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या लगेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। पहले भी 100 सीट से ही पैसा आता था, अब भी कितने से आएगा, 100 से, ठीक है। 8 सीट जो खराब हुई थी बस उसको रिपेयर करा। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई, यहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हुई। तो जहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हमने नई सीट्स खरीदी हैं, ठीक है। तो जब भी हम फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट को परचेज करने का खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जबकि रिपेयर का खर्चा हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको लिख लो, डिफरेंस बिटवीन, कई बार आ जाता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें लिखो इट इज incurred for day-to-day operation of business. It is incurred for day-to-day operation of business. For example, repairs. इसमें लिखो it is incurred for purchase of fixed asset. It is incurred for purchase of fixed asset. तो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो खर्चा है, जैसे कि रिपेयर करानी पड़ती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिक्स्ड एसेट खरीदने का जो खर्चा है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इट डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इट डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। देखा था ना, 8 सीट्स रिपेयर कराई है, अर्निंग कैपेसिटी थोड़ी बड़ी है। इसमें लिखना इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। 15 सीट्स और लगवा लिया पीवीआर में तो उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। थर्ड, हमारा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी है, ठीक है। अब एक बात सोचो, जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है वो कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है, और जो रिपेयर का एक्सपेंस होता है वो हमारा जाता है पी एंड एल अकाउंट में। तो ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाता है, कई बार आ जाता है एमसीक्यू में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा बैलेंस शीट में। इट इज ट्रांसफर्ड टू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इट इज ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। अगर 2-3 नंबर में डिफरेंस आ रहा है तो ये इस तरह से लिख के आ रहा है। उसके अलावा एग्जाम्पल में भी, एमसीक्यू में भी आ सकता है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर आ जाए ट्रेड रिसीवेबल, बताओ क्या होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल में सेम डेटर की डेफिनेशन लिखे आना, कि जिसको हमने क्रेडिट पर सेल किया और जिससे फ्यूचर में पैसा आएगा। इसी तरह अगर ट्रेड पेएबल आ जाए, और ट्रेड रिसीवेबल होता भी इसीलिए असेट है, ठीक है। ट्रेड पेएबल आ जाए तो सेम क्रेडिटर की डेफिनेशन लिख देना और ये हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। अगर आ जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना 3 होता है, फाइनल अकाउंट्स में आता है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
जिसे हम पी एंड एल अकाउंट कहते हैं, और लास्ट हमारा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को एक और नाम से जानते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, अगर आ जाए। बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है पोजीशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट कई बार कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, और रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। ये दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ असेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, शेड्यूल 3। अब एक होती है फर्म, एक होती है कंपनीज। वैसे तो 12th में इसका कंसेप्ट आता है। अगर आ जाए कि कंपनीज में असेट कैसे क्लासीफाई होती है, तो ध्यान रखना शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होती है। पहले आप ये देख लो, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग असेट की क्लासिफिकेशन होती है। अब असेट दो तरह की होती है, एक करंट असेट जिसका बेनिफिट अप टू 1 ईयर तक मिलता है, और एक होती है हमारी नॉन करंट असेट जिसे हम फिक्स्ड असेट भी कहते हैं। नॉन करंट असेट का दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड असेट, जिसका बेनिफिट मिलता है मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं करंट असेट कब बनेगी। कोई भी असेट हमारी करंट असेट तब कहलाएगी अगर वो नीचे दी गई चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। चारों में से कोई भी एक, चारों नहीं, चार में से कोई भी अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो वो हमारी बन जाएगी करंट असेट। तो सबसे पहले दे रखा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक का जो भी टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उससे फिनिश गुड्स बनाए, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने का जितना भी टाइम होता है उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। अगर हमारी असेट का को बेचकर जो पैसा रियलाइज हो रहा है वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाए, ऑपरेटिंग साइकिल सपोज करो 6 महीने की है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में 6 महीने लग रहे हैं, तो अगर 6 महीने में हमारे पैसे रियलाइज हो जाए तो वो हमारे क्या कहलाएगी? करंट एसेट कहलाएगी। या फिर इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, या फिर हमने उस असेट को खरीदने बेचने के लिए रखा है। जैसे फर्नीचर वाले की दुकान है तो उसके लिए फर्नीचर क्या है? बेसिकली एक तरह से करंट असेट हो जाएगा अगर उसने उसको ट्रेडिंग के लिए रखा है, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 months फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है बैलेंस शीट डेट, कि बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर, 31 मार्च को बैलेंस शीट है तो 31 मार्च से अगली 31 मार्च मतलब 12 महीने के अंदर हमारे पास पैसे आ जाएंगे उस करंट असेट से। या फिर इट इज अ कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग। यहीं तक लिखना, इट इज अ कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो चार में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहेगी तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हमारी क्या बन जाएगी? करंट असेट। और चारों में से अगर एक भी सेटिस्फाई ना हो तो वो क्या कहलाएगी? हमारी नॉन करंट असेट। पहला क्या है कि एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंडेड फॉर सेल इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। या फिर प्राइमरीली हमने उसको किस लिए रखा है? ट्रेडिंग के लिए रखा है, परचेज सेल के लिए। रियलाइज हो रहा है 12 महीने के अंदर फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। या फिर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट आर दोज असेट विच आर नॉट अ करंट असेट। मतलब कोई भी चारों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो हमारी क्या बन जाएगी? करंट असेट, नॉन करंट असेट बन जाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? हमने एक्वायर किया किसी असेट को, प्रोसेस किया, कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ऑपरेटिंग साइकिल हमारी होती है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स करने में कन्वर्ट करने तक का टाइम पीरियड। ये ध्यान रखना, अगर किसी भी बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकाल पा रहे, किसी भी बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकाल पा रहे, तो 12 महीने एज्यूम कर लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या एज्यूम कर लेते हैं? 12 months ऑपरेटिंग साइकिल, अगर किसी की ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में तो निकाल लेंगे ना रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग में कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इसको लिख लो एज इट इज कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। जितना मैंने लिखवाया बस उतना ही लिखना, बाकी मत लिखना, ठीक है। जो काट दिया वो मत लिखना, इसे हाईलाइट कर देता हूँ जो जो लिखना। ये जो मैंने पेन से लिखा है ये भी लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। लेस देन 1 ईयर करंट असेट के लिए। इसके बाद देखो सेम होता है हमारा लाइबिलिटी के केस में। शेड्यूल 3
ऑफ कंपनीज एक्ट, ध्यान रखना एमसीक्यू में आता है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, या तो करंट लाइबिलिटी होगी या नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी होती है जिसको हमें पे करना होता है विद इन 1 ईयर, और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है जिसको हम पे करते हैं आफ्टर 1 ईयर पे करते हैं। ठीक है, अब देखो करंट लाइबिलिटी क्या होगी हमारी, अगर कोई भी चारों में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, जैसे करंट एसेट बना था वैसे ही क्या बनेगा करंट लाइबिलिटी। वहां पे था एक्सपेक्टेड टू बी, वर्ड लिखा था रियलाइज, क्या लिखा था? रियलाइज। यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड टू बी सेटल, इस बार हमें पैसे मिलेंगे नहीं बल्कि हम पैसे क्या करेंगे, देंगे। तो एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, सिर्फ रियलाइज वर्ड की जगह क्या करना है, सेटल। ये सेम है, इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। सारा सेम है तीनों पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डी पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। द कंपनी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कंपनी के पास कोई भी ऐसा अधिकार या राइट नहीं है कि वो जो लाइबिलिटी है ना उसकी सेटलमेंट को 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड में सेटल करवा सके। क्योंकि अगर कंपनी के पास कोई ऐसा अधिकार हुआ, कोई ऐसा राइट हुआ कि वो 12 महीने से ज्यादा में पेमेंट कर दे, तो उस केस में तो वो क्या बन जाएगी, नॉन करंट। तो कंपनी के पास कोई भी ऐसा अनकंडीशनल राइट नहीं है टू डेफर, डेफर का मतलब टू डिले सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है विच आर नॉट अ करंट लाइबिलिटी, मतलब जो भी चारों में से एक कंडीशन फुलफिल हो गए तो करंट लाइबिलिटी, और चारों में से एक भी फुलफिल नहीं है तो क्या बन जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऑपरेटिंग साइकिल अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे इतना लिख लेना। ऑपरेटिंग साइकिल अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो कितना ले लेंगे, 12 महीने ले लेंगे। ठीक है, इसमें भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या लिखना है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट। जो हमारी फिक्स्ड असेट होती है ना, वो बेसिकली हमारी दो तरह की होती है, एक होती है टेंजिबल फिक्स्ड असेट, एक होती है इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट। टेंजिबल असेट क्या होती है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, विच कैन बी सीन या विच कैन बी टच्ड, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या होती है, टेंजिबल असेट। जैसे एग्जांपल लिख लेना, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये हमारी क्या होती है, टेंजिबल फिक्स्ड असेट। और फिक्स्ड असेट नॉर्मली क्या होती है, फिक्स्ड असेट होती है नॉन करंट असेट, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, जो रीसेल के लिए नहीं होती है, जो भी असेट रीसेल के लिए नहीं होती है वो होती है फिक्स्ड असेट। डेफिनेशन ये भी लिख लेना। टेंजिबल होती है जिसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल होती है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसे हम ना तो देख सकते और ना ही हम टच कर सकते, सिर्फ उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल होगा पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, हम उसे यूज तो कर सकते हैं लेकिन देख के टच थोड़ी कर सकते हैं उसे। पेटेंट होता है कि हमने अपनी जैसे कोई बुक हमने प्रिंट करवाई, उस पर हमने पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह करवा लिया कि कोई हमें कॉपी ना कर पाए। गुडविल होती है रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। फिर उसके बाद हमारा आता है करंट असेट। करंट असेट फर्दर हमारा यहाँ पर करंट असेट होगी हमारी जो या तो हमने रीसेल के लिए खरीदी है या फिर कन्वर्जन इनटू कैश के लिए। जो भी असेट हमने खरीदी है जिसे हम 1 साल के अंदर कन्वर्जन इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसे या तो 1 साल के अंदर बेच देंगे या फिर हमने खरीदा ही किसके लिए कि हमने उसे रीसेल करना। जैसे कि एग्जांपल लिख लेना, डेटर्स या फिर बिल रिसीव। एग्जांपल में बस इतना लिख लेना, डेटर और बिल रिसीव। ठीक है, एक होती है फिक्टिशियस असेट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। तो असेट कितने तरह की हो गई, एक तो फिक्स्ड असेट, अगर हम इसका चार्ट बनाए तो असेट कितने तरह की हो गई, एक हो गई हमारी फिक्स्ड असेट, एक हो गई हमारी करंट असेट, और तीसरी हमारी हो गई फिक्टिशियस असेट। फिक्स्ड असेट फर्दर दो पार्ट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, पहले ऐसे चार्ट बना लेना, उसके बाद फिर ऊपर का एक्सप्लेन करना। अब फिक्टिशियस असेट क्या होता है इसको समझते हैं। दीज आर द असेट विच आर नाइदर टेंजिबल असेट नॉर इनटेंजिबल असेट, ना तो ये टेंजिबल होती ना ही ये इनटेंजिबल होती है। दे आर द लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड।
ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में होते क्या है, लॉसेज होते हैं, नाम तो लिखा है एसेट, लेकिन फिक्टिशियस एसेट होता क्या है, ऐसे लॉसेज होते हैं जो जिस साल हुए हैं हमने उस साल रिकॉर्ड नहीं करे, बल्कि हमने उसे क्या कर दिया, डेफर कर दिया। क्या कर दिया, डेफर कर दिया, और हम उसे थोड़े थोड़े साल में क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब देखो क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं। सपोज करो हमें लॉस हुआ 50 लाख का। अब मुझे एक बात बताओ, हमें इस साल प्रॉफिट है 20 लैक्स का, हमें इस साल प्रॉफिट है 20 लैक्स का, और पिछले साल का लॉस चल रहा है 50 लाख का। तो इस साल का जब प्रॉफिट ही मेरे पास 20 लाख का है, तो क्या मैं इसमें से 50 लाख माइनस कर सकता हूँ? नहीं, मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, 20 लाख। ठीक है, तो मेरा 30 लैक्स क्या हो गया, बच गया। 30 लैक्स का क्या बच गया, लॉस बच गया। अब यहाँ मेरा टैक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रॉफिट ही नहीं बचा। जब प्रॉफिट 20 लाख का मैंने सेट ऑफ कर लिया लॉस से, तो इस साल मेरा कोई प्रॉफिट नहीं बचा, टैक्स बच गया। 30 लाख हमारा क्या हुआ, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हुआ। सपोज करो अगले साल हमें 25 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 25 लाख में से 25 लाख का सेट ऑफ कर देंगे, तो हमारा अगले साल भी प्रॉफिट कितना बचा। एक्चुअल में तो 25 लाख कमाया है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए हमने क्या कर लिया, पिछले वाला जो लॉस था जो बच रहा था उसको सेट ऑफ कर लिया, तो टैक्स अगेन क्या हो जाएगा, टैक्स भी जीरो हो जाएगा। अब हमारा 5 लाख का और बचा। सपोज करो अगले साल हमें 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से हम 5 लाख क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, और 15 लाख के ऊपर टैक्स पे कर देंगे। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा करके क्या कर लिया, हर साल अपने लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। समझ आया? दीज आर द losses which are not written off in the year in which they are incurred but in more than one accounting period। एग्जाम्पल लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दो लिख लेना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो इनको लिख लो, इसमें भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या लिखना है। ठीक है,